हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला आर के मेहता पर। आइए साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने विषय, जो कि अपना विषय क्या होने वाला है, तो अपना विषय होने वाला है सिविक्स। क्लास 10th का सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आज के इस लेक्चर में। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। किसको? तो हम लोग आज देखेंगे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को। इससे पहले मैंने आपको पूरा चैप्टर का क्या करवा दिया था, तो आपको शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर करवा दिया था। वो वीडियो अगर नहीं देखे हो तो जा करके आप सभी देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आइए हम लोग देखेंगे किसको, तो हम लोग देखेंगे आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट का। क्लास 10th सिविक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे किसको, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। यानी कि हम लोग देखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखने वाले हैं और कंप्लीट देखेंगे आज के सेशन में। और ये जो आपको मैं बताने वाला हूं, ये काफी इंपोर्टेंट आपका ये प्रश्न रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी, क्या प्रश्न आपका निकल के आएगा। प्रश्न का कहना आपका, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। मतलब सत्ता में साझेदारी किस किस तरीके के द्वारा किया जा सकता है, इसके बारे में आप सभी को बताना है। इस प्रश्न का यही कहना है। तो ये प्रश्न आपका 2018 में और 2021 में पूछा जा चुका है। ये 2 साल आपका प्रश्न पूछा गया है। इसको हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। तो आइए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी अवश्य करके जाइएगा। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग और देखते हैं अपने प्रश्न के उत्तर को। क्या कहता है अपना प्रश्न का उत्तर। प्रश्न पहले हम लोग देखें, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके के बारे में बताना है कि सत्ता में साझेदारी के क्या अलग अलग तौर तरीके होते हैं, इसके बारे में। तो हम लोग अगर उत्तर को देखें तो उत्तर अपना निकल के आएगा क्या, सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। मतलब लोकतंत्र में जब किसी भी शासन प्रशासन को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए सत्ता में साझेदारी की जाती है, उसमें समाज के सभी वर्ग का, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी का क्या होता है, उसमें योगदान होता है। किसमें? जब किसी भी देश में शासन प्रशासन को संचालित किया जाता है उसमें, है ना। क्योंकि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनती है और अधिक मत के आधार पर, यानी कि वोट के आधार पर वह प्रतिनिधि शासन प्रशासन संचालित करता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र होता है। लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या होता है, तो सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र होता है। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है, जो सत्ता की साझेदारी द्वारा ही संभव हो सकता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि लोकतंत्र में समाज के जितने भी व्यक्ति होते हैं, सभी का क्या होता है, योगदान होता है, सभी का हिस्सेदारी होता है, सभी का भागीदारी होता है। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब लोकतंत्र में क्या हो, सत्ता की साझेदारी हो। तभी ये कार्य जो है हिस्सेदारी वाला, भागीदारी वाला, ये कार्य संभव हो पाएगा, अन्यथा संभव नहीं हो पाएगा। अच्छा, बात करें हम लोग सत्ता में साझेदारी मतलब क्या, आप सभी को पता होगा। आप सभी को क्या पता होगा कि भारत अभी वर्तमान में लोकतांत्रिक देश है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो होता है, एक से अधिक दल, मतलब ये बहुदलीय व्यवस्था वाला अपना ये देश है। कौन? भारत अपना बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। इसमें एक से अधिक दल है और जिस दल को, है ना, वोट आवश्यकता, मतलब जितना आवश्यकता उस अनुसार अगर वोट आ जाएगा, वही दल क्या करेगा, भारत में अपना पार्टी का निर्माण करेगी और सरकार का संचालन करेगी। आगे देखिएगा क्या निकल के आएगा। तो इसके लिए किसी एक पार्टी को क्या हो पाता है, तो किसी एक पार्टी को संभव नहीं हो पाता है कि वो क्या करे, तो वह उतना मत उड़ा ले। इसीलिए सत्ता की साझेदारी करना नितांत आवश्यक बन जाता है। तो पहला जो सत्ता की साझेदारी का अलग अलग तरीका में पहला तरीका जो आता है, 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा। कितना तरीका? 3 तरीका। इसमें पहला तरीका आपका आएगा विधायिका। कौन सा? विधायिका।
दूसरा तरीका आएगा कार्यपालिका, तीसरा तरीका जो आएगा आपका न्यायपालिका। ये तीन तरीके के द्वारा, ये तीन स्ट्रक्चर बनावट के द्वारा जो है आपका क्या किया जाता है, सत्ता में साझेदारी को निभाया जाता है ना, निभाया जाता है। सत्ता की साझेदारी को इन तीनों तथ्यों के द्वारा क्या किया जाता है, तो निभाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। देखते हैं हम लोग क्या यहाँ पर आएगा निकल के, अपना आएगा निकल के सत्ता की साझेदारी में विधायिका की भूमिका। पहले अब हम लोग पहला तो हम लोग देखें कि विधायिका को देखेंगे, दूसरा कार्यपालिका को, और तीसरा हम लोग देखेंगे न्यायपालिका को। ये तीन तथ्यों को हम लोगों को देखना है। तो इसमें जो आपका आ जाएगा वह आ जाएगा, पहला क्या आएगा आपका विधायिका की भूमिका। इसके बाद पहले हम लोग देखेंगे कि सत्ता में साझेदारी करने के लिए आखिर विधायिका की क्या भूमिका होती है, विधायिका का क्या योगदान होता है, किस प्रकार विधायिका सत्ता की साझेदारी में सहायक होता है, इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कार्यपालिका सत्ता में साझेदारी के लिए किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है, इसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे न्यायपालिका सत्ता की साझेदारी के लिए किस प्रकार से सहायक सिद्ध होते हैं। ये तीन को देखना हम लोगों को। तो पहला हम लोग देखते हैं सत्ता में साझेदारी में विधायिका की क्या भूमिका है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यह हमें सांसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। यह वाद विवाद का सबसे है ना, सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। कहने का अर्थ यह है कि भारत में किसी भी नियम कानून को, किसी भी विधायिका को पारित करने का काम जो करता है वह करता है संसद। कौन? संसद एवं आपका विधायक। कौन? विधायक, है ना। तो सांसद और विधायक की क्या भूमिका होती है, क्या क्षमता होता है, क्या उसका कार्य होता है किसी भी देश में, इसको बताने का प्रयास, इसको बताने का, दर्शाने का, सिखाने का काम कौन करता है, तो यही आपका विधायिका, है ना। और किसी भी लोकतंत्र में ये तो खुला मंच प्रदान करता है। खुला मंच कहने का अर्थ ये है कि जनता अपने प्रतिनिधि को जो चुनती है वो यही तो प्रतिनिधि होता है, या फिर वह सांसद हो सकता है या फिर वह विधायक हो सकता है। यही तो हो सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में, ये तो आपका यही हो सकता है जो जनता की बातों को आगे पहुंचाए, जनता की बातों को सरकार के समक्ष रखे, और ताकि क्या हो, जनता की कठिनाई को दूर किया जा सके। तो विधायिका एक प्रकार का खुला मंच होता है जो लोकतंत्र को लोकतंत्र के सिद्धांतिक ढांचे और स्ट्रक्चर को बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। तो आपका यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि है। क्या सबसे ज्यादा? इसका 3 अंक आपको मैं बताऊंगा अभी, है ना। इसमें सबसे प्रभावी जो है, सबसे आपका इंपोर्टेंट कह सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो है वह आपका माना जाता है आपका विधायिका। आगे बढ़िएगा इस प्रकार से। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हम लोग आगे। इसके पास सरकार यानी कि कार्यपालिका का चयन करने और बर्खास्त करने की शक्ति होती है। मतलब क्या? तो आपका यहाँ पर बोला गया है कि कार्यपालिका का, विधायिका जो है कार्यपालिका का चयन कर सकती है, उसको नियुक्त कर सकती है या फिर उसको बर्खास्त कर सकती है, मतलब उसको हटा सकती है, उसको भगा सकती है। इस प्रकार का जो है शक्ति किसको प्रदान किया गया है? विधायिका को। उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, है ना, लाइक। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल पर अगर पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं अब सत्ता में साझेदारी के सेकंड तरीके को, मतलब दूसरे तरीके को। तो सत्ता में साझेदारी के जो अपना तरीका आएगा, मतलब जो है अब हम लोग देखेंगे किसको? कार्यपालिका को। कार्यपालिका को अब हम लोग देखेंगे कि सत्ता में साझेदारी के लिए करने के लिए कार्यपालिका का क्या योगदान होता है, कार्यपालिका की क्या भूमिका होती है ना, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा देखना है भाई, आप एकदम आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं यहाँ पर, है ना। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है ना। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है? कार्यपालिका।
और किसी भी देश में न्यायपालिका का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस होता है। क्यों होता है कि देश में जितने भी कुरीतियां उपलब्ध है, जितने भी कुरीतियां व्याप्त है, जितने भी गलत काम धंधे होते हैं, उसको सही करने का, उसको सुधारने का काम कौन करेगा? सुधारने का काम कौन करेगा? यही तो न्यायपालिका करेगा, यही तो दंड देगा ना, यही तो दंड देगा। तो इसको न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायपालिका की नियुक्ति भाई आपका कार्यपालिका करती है। कौन करती है? कार्यपालिका। पर लेकिन फिर भी न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश लगा सकती है। लेकिन आपको पता है ना, आपको पता है कि जब आपके पिताजी बूढ़े हो जाएंगे, जब आपके पिताजी वृद्ध हो चलेंगे, तो कमाएंगे आप ही। क्या करेंगे? कमाएंगे आप ही। आप अपने पिताजी को खर्च करने के लिए पैसा भी देंगे, लेकिन जब आप गलत करेंगे तो आपके पिताजी आपको रोक सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि आप उनको पैसा देते हैं, ये हकीकत है, लेकिन वो आपसे ओहदे में, पद में ऊंचे हैं, तो आपको कभी भी वे क्या कर सकते हैं? मना कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसीलिए आपका यहाँ पर न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका जरूर करती है, लेकिन कार्यपालिका अगर किसी भी कानून को बनाने में त्रुटि कर देती है, मतलब गलती कर देती है, तो उस पर रोक, अंकुश कौन लगा सकता है? तो उस पर अंकुश लगा सकती है कौन? न्यायपालिका। समझ में आई बात? हम मान लेते हैं कि हम क्या है? हम आपका कार्यपालिका है ना, हम कार्यपालिका हैं और आप लोग क्या हो? न्यायपालिका हो। मतलब मैं अभी आप सभी को पढ़ा रहा हूं तो मैं कार्यपालिका हो गया, और आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग क्या हो गए? आप लोग न्यायपालिका हो गए। आप लोग न्याय करोगे, आप बताओगे कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूं, है ना। क्यों? पढ़ा तो मैं ही रहा हूं आपको, मैं आपको फायदा पहुंचाने का प्रयास कर ही रहा हूं, लेकिन अगर मुझ में कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ त्रुटियां रह जाती है, तो आप लोग हमें बताओगे ना। यही क्या है, आपको मैं पढ़ा तो जरूर रहा हूं, यही तो बताया गया कि यहाँ पर न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, लेकिन किसी भी कानून को बनाने में अगर कार्यपालिका से किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, तो उस पर अंकुश लगा देगा कौन? अंकुश कौन लगा देगी? न्यायपालिका। कौन? न्यायपालिका लगा देगी। बात समझ में आया होगा? आशा करता हूं कि आप सभी को एकदम खोपड़ी में ही घुसा होगा, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अंकुश लगा सकती है, इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार की जो क्या मैं आपको बताया कि किसी भी न्यायपालिका को कार्यपालिका नियुक्त करती है। क्या? किसी भी न्यायपालिका को, भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका नियुक्त करती है। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर किसी भी प्रकार के कानून में अगर त्रुटि उत्पन्न हो जाता है कार्यपालिका को बनाने में, तो न्यायपालिका उस पर अंकुश लगा सकती है। और इस अंकुश लगाने और इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। आपका सत्ता में साझेदारी के दो तरीके खत्म हुए। पहला आपका विधायिका, दूसरा आपका कार्यपालिका, तीसरा आएगा न्यायपालिका। इसको हम लोग देखेंगे। अब क्या देखेंगे? न्यायपालिका को। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने तीसरे पॉइंट को। तीसरा पॉइंट क्या है आपका? सत्ता की साझेदारी में न्यायपालिका की भूमिका। सत्ता में साझेदारी के न्यायपालिका की भूमिका, मतलब सत्ता की साझेदारी में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है, क्या योगदान होता है, इसको देखते हैं साथियों। तो इसको देखेंगे। न्यायपालिका विवादों को सुलझाने एवं अपराध को कम करने का काम करती है। किसी भी देश में अगर न्यायपालिका है, न्यायपालिका का अर्थ होता है न्यायालय, मतलब न्याय प्रदान करना। जैसे कोई भी गुंडा है, आपको दो झापटा के मार दिया अगर, तो आप रोने लगे, करके रोने लगे अगर आप, तो आप क्या करोगे? आप जाके पुलिस स्टेशन पे क्या लिखाओगे? आप FIR लिखाओगे। फिर आपका मामला जो है कोर्ट तक जाएगा, तो वही कोर्ट क्या कहलाएगा? आपका न्यायपालिका कहलाएगा। नहीं समझा?
कोई दिक्कत की बात नहीं। आप किसी मान लेते हैं कोचिंग में बैठे हुए हो, क्या कर रहे हो, आप किसी भी कोचिंग में बैठे हुए हो और पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपका दोस्तवा जो था खचरा, वो चोट्टा आपको दू तबरा घींच दिया तारा तौर एकदम, आप रोने लगे और क्लास टीचर को शिकायत दर्ज करवाए। आप लोग क्या करवाए, सर जी देखिए ना हमारा मारा है, कौन, फलाना। समझ में आया बात। अगर इस प्रकार करेंगे तो सर जी जो है, आपके क्लास टीचर जो है, वो क्या करेंगे, आपको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। तो क्लास के लिए न्यायपालिका का कार्य किसने किया, तो आपके टीचर ने किया। ठीक इसी प्रकार देश में भी क्या होता है, न्यायपालिका होता है, जो देश में जो भी विवाद होता है, जो भी कठिनाई उत्पन्न होता है, जो भी अपराध होता है, उसको सुलझाने का, उसको निपटारा करने का, उसको निदान करने का प्रयास कौन करता है, तो आपका न्यायपालिका करती है। ये बात आपको सीधा यहाँ पर मैं घुसाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग एकदम से आप अपने डाटा को आटा के साथ एकदम जोड़ के रखिए और यहाँ पे वीडियो एकदम आराम से देखिएगा, 100% समझ में आएगा। और अगर इस प्रकार की कार्य अगर न्यायपालिका करती है तो निश्चित तौर पर किसी भी देश में क्या होगा, अपराध कम होगा। और अगर अपराध कम होता है, भ्रष्टाचार कम होती है, बेरोजगारी कम होती है, तो निश्चित तौर पर उस देश का क्या होगा, विकास होगा, बल्कि सर्वांगीण विकास होगा, यानी कि प्रत्येक और क्या होगा, विकास होगा। तो चाहिए कि हम अपने देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों को सही से रखें। मतलब उसका जो काम होना चाहिए, उसकी जो भूमिका होनी चाहिए, वह निभाए, तभी क्या होगा, किसी भी देश का विकास होगा। अन्यथा देश का विकास तो छोड़ो, घर का विकास नहीं हो सकता। अगर मान लिया जाए कि क्लास टीचर आपको, जैसे मैंने आपको उदाहरण अभी अभी ही दिया था, कि अगर आपको कोई दो झापट मार दे और क्लास टीचर को आप बोले और आपको क्लास टीचर के द्वारा आपको न्याय न दिलाया जाए, तो क्या आप खुश रह पाएंगे? आप दोनों फिर क्या करेंगे, बाहर निकल, अभी हम तोरा बताते हैं, बाहर निकल बताते हैं। फिर बाहर ले जाओगे और फिर मार करोगे, दो गो अपना तरफ से बुलाओगे, दो गो वो अपना तरफ से बुलाएगा, फिर ले जाओगे कहीं पे खुले मैदान में, और वहां पे फिर क्या होगा, भुक्षम भुक्षी होता रहेगा। तो इस प्रकार से एक क्लास टीचर अगर वहां पर न्याय कर देते, अगर एक क्लास टीचर की गलती वहां पर नहीं होती, मतलब क्लास टीचर अगर ठीक से काम, अपना योगदान जो उसकी भूमिका थी वह अगर निभा लेते, तो इतना विवाद नहीं होता। वही तो ठीक ठीक देश में भी होता है भाई, वही तो देश में भी होता है। न्यायपालिका अगर ठीक से काम करे तो किसी भी देश का विकास हो सकता है। आज हमारे देश में इतना हालत खराब हो चुका है कि अगर एक गो केस अगर लटका भैया आपका कोर्ट में, तो कम से कम तो आपका जीवन तो गयो। आपका बेटे आके, अगर आपका अगले पीढ़ी आके आपको क्या करेगा, न्याय अगर मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। जबकि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ऐसा व्यवस्था होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को तीन जो आपको सत्ता में साझेदारी के लिए बताया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों को अपना कार्य समयानुसार करना चाहिए, तभी ही क्या होगा, किसी भी देश का विकास संभव हो सकता है ना। बढ़िएगा आगे। आशा और उम्मीद के साथ कहता हूं कि पहला प्रश्न जो था आपका एकदम आपके भेजा में चला गया होगा, है ना। और एक बार इस सभी के सभी आंसर को आप लोग क्या करेंगे, अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करेंगे। बढ़ते हम लोग आगे। क्या है अपना दूसरा प्रश्न, लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार अनेक प्रकार के सामाजिक विभाजनों को संभालती है। कहने का अर्थ यह है कि हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र किसका होता है। लोकतंत्र का परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा किया गया शासन होता है। मतलब लोकतंत्र में जनता, कोई जनता में से एक प्रतिनिधि के रूप में खड़ा होता है और उसी को हम लोग क्या करते हैं, जनता के द्वारा, मतलब हम लोग अपना मतदान उसको दे देते हैं। फिर वही जनता क्या करता, अधिक मत मिलने के आधार पर अपना सरकार का गठन करती है और फिर वही जनता हम लोगों पर क्या, शासन। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो हम लोग जानते हैं कि लोकतांत्रिक समाज, लोकतांत्रिक देश में एक से अधिक क्या होगा, वहां पर जाति होंगे, धर्म होंगे, है ना, अलग अलग विभाजन वहां पर देखा जाएगा। समाज में जितने भी कुरीतियां, विभाजन उपलब्ध होते हैं वह आपका वहां पर देखा जाएगा। फिर भी लोकतंत्र जो है इसको संभाले रखती है, मतलब संतुलन बनाने का प्रयास करती है।
क्यों, कैसे, इसके बारे में आपको बताना है। ये आपका दूसरा प्रश्न है आज के इस लेक्चर का, है ना। आशा करता हूं कि आप सभी को बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हम लोग आगे अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, और अपना प्रश्न तो आ ही गया आपके स्क्रीन पे, और हम लोग उत्तर को देख लेते हैं। किसको? उत्तर को। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करती है। मैंने आपको अभी बताया कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन होता है। ये अब्राहम लिंकन साहब का कथन था। लेकिन अगर बात हम लोग करें तो लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करती है। किसी का कोई आके नहीं बोलता कि मैं आपका क्या बन गया हूं, प्रधानमंत्री बन गया हूं, ऐसा तो नहीं होता। मोदी जी ऐसा बोले हैं? बिल्कुल भी नहीं बोले। क्यों? कि हम लोग अपने मत के आधार पर, अपने वोट देकर के, अपना वोट जो अपना कीमती वोट ये देकर के क्या किए हैं, मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, है ना। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। एक बात आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अन्यथा जितने भी ऑफलाइन क्लासेस के बच्चे हैं उनको तो धो डालूंगा अगर नहीं आया कमेंट तो। आगे बढ़िएगा, देखेंगे हम लोग क्या, और अधिक मत प्राप्त करने के आधार पर प्रतिनिधि गण देश में क्या करते हैं, शासन प्रशासन को संचालित करते हैं। जिसको भी क्या अधिक मत प्रदान होता है वह क्या करता है, तो सरकार का गठन करता है, और देश में जितने भी शासन प्रशासन को होता है वही संचालित करता है। बढ़ते हम लोग आगे। किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक से अधिक जाति, धर्म, है ना, संस्कृति के मानने वाले लोग निवास करते हैं। ये तो सबको पता है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक से अधिक जाति, धर्म और संस्कृति के लोग मानने वाले होंगे। जैसे भारत में ही देख लो, भारत में है ना, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है, पारसी भी है, मतलब सभी धर्म के लगभग लोग यहाँ पर हैं। बौद्ध भी हैं, जैन भी है, मतलब सब हैं। अगर जाति की बात करें तो जाति में हिंदू धर्म में ही कई सारे जाति आते हैं। अगर बात करें मुस्लिम धर्म में तो मुस्लिम धर्म में भी कई सारे जाति आते हैं। तो इतना सारा विभाजन देखा गया है, इतना सारा क्या देखा गया, हम लोगों को विविधता देखा गया भारत में। फिर भी हम लोग क्या रहते हैं, एकजुटता के साथ भाईचारा बना करके अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, है ना। और ये किसका कमाल है भैया, तो ये आपका कमाल है लोकतंत्र का। किसका? लोकतंत्र का। समझ में आया? लोकतंत्र का। बढ़ते हम लोग आगे। शासन व्यवस्था का सबसे अच्छा, शासन प्रणाली का जो सबसे अच्छा व्यवस्था होता है दुनिया का, अभी तक में जितना भी शासन का जो व्यवस्था देखा गया, शासन का प्रणाली जो देखा गया है, उसमें सबसे अच्छा होता है आपका लोकतंत्र। क्या होता है? लोकतंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी। लोकतंत्र आखिर होता क्या है, मैंने आपको बताया है। क्या किया? मैंने आपको पीछे ही बताया। तो अगर बात किया जाए तो सही मायने में क्या, सही मायने में लोकतंत्र का यह सिद्धांत है कि देश में जितने भी जाति होंगे, जितने भी धर्म होंगे, काले गोरे, जितने भी रंग के लोग होंगे, जितने भी लिंग के लोग होंगे, किसी का क्या होगा, किसी के साथ भेदभाव वाला बर्ताव नहीं होगा, ऊंच नीच का व्यवहार नहीं किया जाएगा, हमारा तुम्हारा नहीं किया जाएगा। देश में जितने भी संसाधन व्याप्त होंगे सभी का उपयोग सब अपने अपने हित में कर सकता है। उम्मीद करता हूं ये बात लोकतंत्र के लिए जो कहा गया है ये समझ में आया होगा आप सभी को। क्या हुआ होगा, लोकतंत्र के हित में जो बात ये कही गई है ये समझ में आया होगा। अगर हम लोग बात करें कि भारत में मैंने अभी जो बताया बस किताबी भाषा रटने के लिए, पढ़ने के लिए और बोर्ड एग्जाम में अंक प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़ना हम लोगों को, वहां तो हम लोगों को फायदा लेना ही लेना है। कहां? 2025 के बोर्ड एग्जाम में। साथ ही साथ अपने जीवन में भी फायदा लेना है कि भारत में हम लोग रहते हैं, भारत अपना देश है, भारत अपना क्या है, मातृभूमि है, यहाँ पर हम लोग निवास करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को देखना ये होगा कि भारत बोला गया है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र का सर परिभाषा आप बताएं कि इसमें जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाता है शासन। ये बात तो सही है ना। और ये भी बताएं आप कि लोकतंत्र में अलग अलग जाति होंगे, धर्म होंगे, क्षेत्र विशेष होगा, काला गोरा, सभी जाति, धर्म, लिंग, सभी व्यक्ति व्याप्त होंगे, लेकिन किसी के साथ भेदभाव का बर्ताव नहीं किया जाएगा। ऐसा क्या?
तो ऐसा बताया गया है लोकतंत्र में। क्या ये सही मायने में, आप दिल पे हाथ रख के बताओगे एक बार कि क्या सही मायने में ऐसा भारत में अभी हो रहा है? क्या सही मायने में ऐसा हो रहा है? सदियों पहले हम लोगों को पढ़ना था कि भारत में ऊंचे जाति के जो लोग होते थे, जो ऊंचे जाति के लोग, वो निम्न जाति के लोगों को अपने घर पे बैठ के पानी तक नहीं पीने देते थे। इतना तो दूर की बात, अपने मोहल्ला से उस पे प्रवेश करने नहीं देते थे, गुजरने नहीं देते थे, जाने आने तक नहीं देते थे। बताइए, इतना सारा कठिनाई, इतना सारा परेशानी और इतना सारा अत्याचार हमारे इसी भारत में किया गया था, है ना। और बात किया जाए वर्तमान समय में आरक्षण के और की अगर बात करें, आरक्षण की बात करें तो आरक्षण को लेकर कई सारे उच्च कोटि के लोग परेशान हैं कि अरे छोटी जाति को तो बी.आर. अम्बेडकर साहब इतना सारी सुविधाएं प्रदान करके चले गए, हम लोगों को कुछ मिला ही नहीं। तो याद करो वो दिन भी भाई, याद करो वो दिन भी जब तुम किसी निम्न जाति के लोगों को अपने मोहल्ले से गुजरने तक नहीं देते थे। वो याद करो वो दिन। वही बदला अभी बी.आर. अम्बेडकर साहब किसको दिए हैं? तो वही दलितों को दिए हैं। दलितों के उद्धारकर्ता भगवान स्वरूप कौन है? तो बी.आर. अम्बेडकर। तो आपको बता करके जाना है कि बी.आर. अम्बेडकर साहब जो थे, संविधान निर्माण त्रिसभा में किसके अध्यक्ष थे, ये आपको बता करके जाना। बढ़िएगा आगे। इतना बात जो मैंने आपको सिलेबस से थोड़ा सा हटके जो बताया, ये आप सभी को थोड़ा सा जरूर आप सभी के दिमाग में घुसना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पढ़ने के लिए इसीलिए दिया गया है कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में क्या करें, इससे कुछ फायदा ले, इससे कुछ सीख हम लोगों को मिले। तब क्या होगा, हम लोगों का भी विकास होगा, हमारे परिवार का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। तब हम लोगों को नहीं पढ़ना होगा क्या कि कौन पिछड़ा राज्य है? बिहार। कौन गरीब राज्य है? बिहार। समझ में आया? जीवन भर तो हम लोग पढ़ते ही आए हैं क्या? क्लास 10th में इकोनॉमिक्स में मैंने भी आपको पढ़ाया था कि निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? बिहार। निम्नलिखित में से कौन पिछड़ा राज्य है? बिहार। फिर भी ई बिहारी बेशरम ई बोलेगा, क्या बोलेगा? बोलेगा एक बिहारी सब पर भारी, 10 बिहारी तो दुनिया हमारी। अरे चोटा, ये बात कब कहा गया था? ये बात कहा गया था अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य एक बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र यानी कि पटना जो है वर्तमान समय में, यहां से अखंड भारत में क्या किया करते थे? शासन किया करते थे। और हम लोगों का अपना ये बिहार नहीं संभल रहा है। अखंड भारत में शासन करोगे और फिर काम कार्य नहीं होगा, कर्म हम लोगों से नहीं होगा, बस वक्तव्य निकलेगा। एक बिहारी सब पर भारी, 10 बिहारी तो दुनिया हमारी। चलो गुजरात में हम दिखाते हैं अभी कि 10,000 के महीने पर कितने व्यक्ति काम कर रहे होंगे, लोहा पीट रहे होंगे। वहां पर एक फैक्ट्री में अपन होता है और 10 बिहारी तो दुनिया हमारी। 1,000 वहां पर फैक्ट्री में काम करता है व्यक्ति। चलो बढ़ते हैं आगे। जो बताना था हकीकत मैंने आपको बताया। समझना, सीखना और आगे बढ़ना आपका काम है ना। बढ़िएगा आगे, हम लोग बढ़ेंगे। हम लोगों ने ये देखा कि लोकतांत्रिक देश में एक से अधिक जाति, धर्म सभी के मानने वाले लोग होंगे और किसी के साथ व्यवहार जो है आपका भेदभाव वाला नहीं हो सकता है ना। आगे देखेंगे हम लोग। लोकतंत्र अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। लोकतांत्रिक देश में जितने भी व्यक्ति होंगे सभी को क्या किया गया है? तो समान अधिकार प्रदान किया गया है। चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ऊंचा जाति का हो, नीचा जाति का हो, गोरा हो, काला हो, सभी को क्या किया गया है? समान अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, चाहे जो भी आधार हो, किसी के आधार पर भेदभाव मना ही किया गया है। ऐसा बोला गया कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो, बशर्ते वह भारत का होना चाहिए। बढ़ेंगे हम लोग आगे और देखेंगे कि लोकतंत्र अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता ही करता है तथा देश में जितने भी सामाजिक विविधता को भी क्या करता है? समायोजित करता है, मतलब खत्म करने का प्रयास करता है और एकता अखंडता के सूत्र में सभी व्यक्ति को बांधने का प्रयास करता है ना। ये किसका कार्य है? ये लोकतंत्र का कार्य है। लेकिन प्रश्न क्या था आपका कि इतना ज्यादा डिफरेंट होते हुए भी लोकतंत्र
सभी को इकट्ठा करके कैसे रखता है ना, यही पूछा गया था। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि क्यों, कैसे और कैसे कैसे हो रहा है, यही मैं आपको बता रहा हूं। अतः हम कह सकते हैं कि इतनी विविधता होते हुए भी लोकतंत्र सभी लोगों को एकजुटता के साथ निवास करता। मतलब लोकतांत्रिक देश में इतनी विविधता होते हुए भी लोग क्या करते हैं, ये एकजुटता के साथ निवास करते हैं और भाईचारा बना करके रखते हैं। क्यों ऐसा होता है कि लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार का संविधान बनाया जाता है ना। और अगर बात करें हम लोग, लोकतंत्र का प्राथमिक कार्य होता है देश में व्याप्त सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन को समाप्त करना। लोकतंत्र का कार्य ही होता है कि जितने भी क्या है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर जो भेदभाव होता है, इसको समाप्त कर देना, मिटा देना, है ना। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ये आपका आज जो है दो क्वेश्चन को मैंने आपको बताया। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करें, LONG लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में मैंने आपको 2 बताया है और बेहद अच्छे से समझाने का प्रयास किया ना, एकदम बेस्ट तरीके से बेस्ट कंटेंट आपके लिए मैं इसी लेक्चर में लाने का प्रयास किया। और उम्मीद भी करता हूं मैं कि आप सभी को यहीं पर याद भी हो गया होगा। और इससे प्रश्न में जो आपको लिखा गया था, इससे भी कई सारे एक्स्ट्रा शब्द को मैंने आपको दिया, वाक्य को दिया, जिसको आप इन आंसर के साथ और भी जोड़ सकते हैं ना, और अपने आंसर को बेहतर नहीं बेहतरीन बना सकते हैं। तो इसी पर मैं आपको एक बात कहता हूं कि बेहतर नहीं बेहतरीन करो, कि बेहतर नहीं बेहतरीन करो, कुछ ऐसा करो कि रात को भी दिन करो। समझ में आई बात? फिर से एक बार सुनते हैं कि बेहतर नहीं बेहतरीन करो, बेहतर नहीं बेहतरीन करो, कुछ ऐसा करो कि रात को भी दिन करो। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग स्थगित करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।